Next, we have question 13. If 4 moles of SO2, sulfur dioxide, are oxidized to sulfur trioxide SO3, how many moles of oxygen molecules are required for that? So simply आपने पहले इक्वेशन लिख लेनी है. SO2 जब ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होके ये बना रहा है SO3. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पहले तो इसे आपको बैलेंस करना होगा. ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है, सो फॉर दैट इसको बैलेंस करते हैं हम पहले. अब देखते हैं. ओके, ये बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन. सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर आपके पास 4 मोल्स हैं किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के, तो सल्फर डाइऑक्साइड के अगर 4 मोल्स हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, सो बताइए कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के. तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, तो पहले तो देखो, आप पहले लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल है. तो इसका बेसिकली क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है. तो 2 का हाफ 1 है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में उसने पूछा है भाई 4 मोल है तो फिर ऑक्सीजन के कितने होंगे, तो 4 का हाफ क्या होता है 2. तो इसका मतलब कि अगर 2 के लिए 1 मोल है ऑक्सीजन का, तो 4 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 2 मोल्स होंगे ऑक्सीजन के. सही जवाब क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन D2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारे पास. द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5. व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस. आपके पास क्लोरीन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कितना है, 35.5 AMU, या फिर आप इसे ग्राम्स में भी लिख सकते हो, तो वो उसका मोलर मास हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा क्लोरीन के 1 मोल के. अच्छा, अब यहाँ पे जो कॉमनली मिस्टेक हो सकती है किसी से भी, वो ये है कि उसने 2 मोल्स पूछा है, तो 2 मोल्स 35 का डबल हो जाएगा, तो इसीलिए आंसर क्या होगा 71 ग्राम्स. जबकि 71 आंसर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप डायरेक्टली 2 को मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे 35.5 ग्राम्स. क्लोरीन गैस जो है वो आपको मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलती. क्लोरीन आपको जनरली Cl2 फॉर्म में मिलेगी, यानी कि डायटॉमिक फॉर्म में. जितनी भी गैसेस हैं ये आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारी आपको डायटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं. तो जनरली आप जब चाहे उसने नहीं भी लिखा हुआ, सिर्फ क्लोरीन की बात कर रहा है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है, आपने O2 लेना है, आपने Cl2 लेना है, उसका मास लेना है, ना कि Cl का. ठीक है, तो क्योंकि क्लोरीन गैस डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये है 35.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, जो कि तकरीबन इक्वल होगा 71 के. अब 71 आपके पास जो है 71 ग्राम्स आप कह सकते हो, 71 AMU भी बोल सकते हो. तो 71 ग्राम्स मोलर मास है क्लोरीन गैस का, क्योंकि क्लोरीन आपको डायटॉमिक फॉर्म में मिलती है. तो ये आपके पास 1 मोल के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, 1 मोल के, तो 71 ग्राम ये इसका 1 मोल होगा क्लोरीन गैस का. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है उसने, 2 मोल कितना होगा. जब 1 मोल 71 ग्राम से, तो 2 मोल्स कितना हो जाएगा, 2 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 71 को. सो 2 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 7 इज़ 14. सो आंसर क्या हो जाएगा 142 ग्राम्स. अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है. 12 grams of carbon gas contains 1 mole of atoms, यानी कि 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल है एटम का. तो बिल्कुल सही बात है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 AMU होता है. मोलर मास इसका 12 ग्राम्स होगा, जो कि बराबर है 1 मोल के. इट्स करेक्ट. 20 अच्छा, ऑप्शन बी है 28 grams of nitrogen gas contains 1 mole of molecules in nitrogen. ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे. अब N2 गैस जो है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर की इक्वल होगी, 1 मोल की बात हो रही है. उसने बेसिकली बोला कि 28 ग्राम, 28 ग्राम्स.
जबकि नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है 14 ग्राम्स। क्योंकि वो N2 है तो इसमें 28 ग्राम्स हो गया इसका मास, जो कि ये भी 1 मोल के इक्वल होगा। ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे और इस केस में जब 14 ग्राम्स होगा ना तो ये भी 1 मोल है, लेकिन ये 1 मोल एटम्स होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन बी भी करेक्ट है, यहाँ पे कोई इसमें गलत बात नहीं है। एंड देन ऑप्शन सी है 1 मोल ये रहा, सॉरी, 1 decimeter cube of a 1 mole decimeter cube solution of NaCl contains 1 mole of chloride ions। अच्छा, एक 1 decimeter cube of a 1 mole decimeter cube solution, आपके पास NaCl का solution है, वो कहता है 1 decimeter cube of a 1 mole decimeter cube। इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएं, मतलब 1 मोल डेसीमीटर क्यूब क्या है, ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, और 1 डेसीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है। सही है, तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपके पास 1 मोल। तो NaCl का जो 1 मोल सोल्यूशन है उसमें क्लोरीन आयंस कितने होंगे, 1 मोल होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि NaCl है तो Cl के कितने एटम्स हैं यहाँ पे, एक है, तो एक ही मोल होगा क्लोरीन का, क्लोराइड आयंस का। क्लोराइड क्यों बोला, क्योंकि Cl नेगेटिव आयन है ना। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं, आई मीन कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही जवाब है, नन ऑफ द अबव। Question 16. 1 mole of propane has the same number. Sorry, has the same number नहीं है। ओके, ऑप्शन ए में पहला वर्ड नंबर लिखा हुआ है। तो 1 मोल प्रोपेन का, प्रोपेन किसे कहेंगे, प्रोपेन आपके पास अल्केन है जिसमें 3 कार्बन है, तो C3H8, हाँ जी C3H8 होगा। ये मैंने कैसे निकाला, देखो कार्बन कितना है, 3 है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, +2 करेंगे तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8, तो H8 हो गया। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, उससे आप निकाल सकते हो CnH2n+2। ठीक है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। खैर, और तो प्रोपेन का फार्मूला क्या है, C3H8। इसके अंदर अगर 1 मोल है प्रोपेन का तो हैज़ द सेम number of hydrogen atoms as 1 mole of methane। तो क्या प्रोपेन के अंदर जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, अपना मीथेन में भी उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मोल्स होंगे? तो आप खुद सोचो, वो बात कर रहा है 1 मोल प्रोपेन की। ठीक है, और प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 8। ठीक है, मीथेन में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 4। तो इसका मतलब ये है, बात तो ये 1 मोल की कर रहा है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स की पर्टिकुलरली बात हो रही है तो वहाँ पे 8 नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ एटम्स है। तो जब आप जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे अवोगाड्रो नंबर की इक्वल होगा, उससे आप नंबर ऑफ एटम से भी मल्टीप्लाई करवाते हो ना, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे। तो ये प्रोपेन का केस है। मीथेन के केस में आप 4 से करवाएंगे, तो ये इक्वल नहीं होगा। ऑप्शन ए आप यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे सीधा सा। फिर है जी आपका ऑप्शन बी, जिसमें वो कहता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्योंकि सेम नहीं है, तो इसका मतलब इनका भी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे दोनों में वो अनइक्वल होंगे। एंड देन वी हैव ऑप्शन सी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हैंग ऑन।
ओके, ऑप्शन सी है आपके पास मास एज हाफ अ मोल ऑफ हेक्सेन। अच्छा, ये ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। कहता है मास एज हाफ अ मोल ऑफ हेक्सेन। अब जब इसका हाफ करोगे आप तो ये C3H क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो अब ये मास की बात करें यहाँ पे, जो मास होगा C3H7 का, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, 1 मोल ऑफ प्रोपेन के। सो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट हाफ अ मोल, हाफ अ मोल, ठीक है। तो 1 मोल अगर इतना है तो हाफ अ मोल क्या हो जाएगा, 0.5 मोल कितना हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा। तो क्या इनमें मास सेम होगा? यहाँ पे एग्जैक्टली मास सेम नहीं होगा। आप निकाल के भी देख सकते हो इसको। जैसे अगर आप बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, मोलर मास प्रोपेन का आप निकालो, तो प्रोपेन का मोलर मास तकरीबन तकरीबन कितना होगा, 44 होगा, ठीक है, 44 ग्राम्स होगा। और ये जो आपके पास C3H7 है, ठीक है, इसका जो मास है, हेक्सेन का मास कितना होता है, हेक्सेन का मास होता है 86। ये 1 मोल है। उसने क्या बोला, उसने बोला कि 0.5 मोल में कितना होगा, ये 1 मोल है, राइट। तो 0.5 में इसका आधा हो जाएगा, जो कि कितना होगा, 43 ग्राम्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये मैंने मास निकाल लिया दोनों का, ये 44 ग्राम्स है, ये 43 ग्राम्स है। तो क्या ये इक्वल है, सेम है? सेम आप नहीं कह सकते, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन डी पे आता है। अच्छा, ऑप्शन सी में मैंने क्या किया, जिसको मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ जिसको नहीं समझ आया, कि देखो वो कह रहा है कि मास इक्वल होगा दोनों का। मास की बात की थी तो चलो मास निकाल लिया हमने। प्रोपेन का मास 44 ग्राम्स है और हेक्सेन का मास जो है वो 86 ग्राम्स होता है। लेकिन उसने बात की हाफ अ मोल। अब 86 एक मोल का है, हाफ अ मोल यानी कि 0.5 मोल में कितना होगा, 86 का हाफ हो जाएगा 43। तो ये 44 है, ये 43 है। इसके बिना भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे, क्योंकि देखो फॉर्मूला ये हो जाता, C3H7 फॉर्मूला हो जाता हाफ अ मोल ऑफ हेक्सेन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, ये हाइड्रोजन 7 है, तो मास इक्वल नहीं होता। एनीवेज, ऑप्शन डी पे आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 1 मोल ऑफ इथेन। तो 1 मोल ऑफ प्रोपेन और 1 मोल में हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन शॉर्ट पार्टिकल्स बोलो, तो वो हमेशा एवोगैड्रो नंबर के ही इक्वल होता है, चाहे वो इथेन हो, प्रोपेन हो, हेक्सेन हो, कुछ भी हो। जब तक अनटिल एंड अनलेस वो 1 मोल की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा एवोगैड्रो नंबर के ही इक्वल होंगे। सो कंग्रेचुलेशंस, वी गॉट अ राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। Then we got question 17 जिसमें वो कहता है what is the mass of 1 mole of iodine molecules। आयोडीन मॉलिक्यूल्स का मतलब है I2, ठीक है। ये भी एक गैस है, ये भी आपको I2 फॉर्म, डायटोमिक फॉर्म में मिलेगी। वो कहता है कि भाई इसका 1 मोल मास कितना होगा। यहाँ पे कोई भी आयोडीन का मास कितना होता है, आयोडीन का मास, आयोडीन का मास आपके पास होता है 127, ठीक है। क्या ये आंसर है? नहीं, क्योंकि 127 एटम्स होंगे आयोडीन में। लेकिन आयोडीन क्योंकि गैस है तो आपको डायटोमिक फॉर्म में मिलती है, I2 की फॉर्म में मिलती है। और उसने बोला भी है मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे 127 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, जिसका मतलब ये है आंसर क्या हो जाएगा, 254, ठीक है। यहाँ पे मैं कर भी देती हूँ, 2 इंटू 7 इज़ 14, 2 इंटू 2 इज़ 4, प्लस 1 इज़ 5, 2 इज़ 2, 254, ठीक है, यही ऑप्शन में। ओके, what volume of sulfur dioxide at room temperature and pressure is produced on heating जिंक सल्फाइड। इतना जिंक सल्फाइड है, अगर उसको हीट कर रहा है। अच्छा, वेरी काइंड ऑफ देम, इन्होंने हमें रिएक्शन भी दे दिया, वो भी बैलेंस्ड, वेरी नाइस। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं।
इसमें कहता है कि आपके पास चलो ये है आपका इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड है। व्हाट वॉल्यूम, यानी कि हमें SO2 का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है, मैंने ऐसे लिख दिया। इसका वॉल्यूम निकालना है। जब आप हीट करेंगे 9.7 ग्राम ऑफ जिंक सल्फाइड को, इसका मास दे दिया कि भाई अगर इतना जिंक सल्फाइड है तो बताइए SO2 जो बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मास का रिलेशन दिया हुआ है, तो क्योंकि फॉर्मूला में मोल्स आ रहा है तो इसको आप बहुत सारे तरीक़ों से इस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो। बट सबसे जो आसान तरीका होगा वो, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन पहले से गिवन है, तो मोल्स में ही डील करो तो वो बेहतर रहेगा। कैसे मोल्स में? उसने हमें मास दिया हुआ है, हम इसे मोल में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो पहले आप क्या लिखते हो, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन मैं मोल्स पे फोकस कर रहे हैं, और हमारे पास काम की कौन सी चीज़ है? जिंक सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन इस जिंक सल्फाइड के मोल्स कितने हैं? 2, जो कि बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सेम जितना वो है जिंक सल्फाइड है उतना ही सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स बन रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें निकालना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें जिंक सल्फाइड के मोल्स निकालने हैं। उसने दिया हुआ हमें मास है। अगर मोल्स दे देता तो और भी आसान हो जाता, बट खैर ठीक है। यहाँ पे ये भी आसान है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? जो गिवन मास है उसको आप डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करके आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा जिंक सल्फाइड का। अब सल्फर का तो एटॉमिक मास याद होता है सबको, 32 होता है, ठीक है। जिंक का भी मॉलिक्यूलर मास इतना मुश्किल नहीं है। इसका जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, ठीक है। 25 मैंगनीज का होता है, 30 जिंक का होता है, ठीक है। तो इसका मास कितना होगा? 65। तो ये आप आज याद कर सकते हो, जिंक का मास कितना है? 65। इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 97। ओके, वेरी नाइस। तो अब यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। इसको मैं 97 मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट को आगे लेकर जाऊंगी तो -7। इसको आप किसी भी सिंपल मैथ से आप इसको अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने 97 को कैंसिल कर दिया। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1 × 10⁻⁻1। पॉइंट को पीछे लेकर जाओगे तो 0.1 हो जाएगा। तो 10 की जो पावर है वो दोबारा से इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 0.1 आंसर है। तो मोल्स कितने आ गए? 0.1 आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जिंक सल्फाइड के मोल्स कितने हैं? 0.1 मोल्स हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे? 0.1 ही बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो देख के भी उसको आसानी से लिख सकते हो। वरना जिसको नहीं समझ आया वो एज अ बिगिनर आप क्या करोगे, यहाँ पे x लिख सकते हो, ये हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x × 2 को यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 2 कैंसिल, 0.1 ही आंसर है, ठीक है। तो लेकिन ये नहीं करना आपने ऐसा, जाहिर है वो 2 है तो वो 2 है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। तो 0.1 ही बनाएगा। चलें, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, जो कि 0.1 आया है, मल्टीप्लाई करवाएंगे 22.414 से। अब 0.1 को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये जो -1 है, -1 का मतलब क्या है कि पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगा, तो 2.2 समथिंग आंसर होगा। सो क्या यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे 2.2 के करीब ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है? मुझे ऑप्शन बी सबसे नियरेस्ट लग रहा है, और इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, 2.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड वी आर डन। फाइनली हमने